जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 4 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पेड बैच को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे काफी सारे टेलीग्राम के चैनल हैं, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं और लेक्चर की अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलती है। प्लस हमारे टेलीग्राम के पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। इनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंडिया के अंदर किस प्रकार की है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो यार, जुडिशरी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। कल भी हमने डिस्कस किया था, राइट, की जजेस की जो संपत्ति है उसकी जो है वो मतलब घोषणा जो है वो की जाए कि कितनी संपत्ति जजेस के पास है। याद आ रहा है आपको? जुडिशियल एसेट डिक्लेरेशन नाम था उस टॉपिक का। तो लगातार देख रहे हैं कि जुडिशरी से रिलेटेड कंटिन्यूअस टॉपिक्स आ रहे हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, संवैधानिक सिद्धांत का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन। फिर गंगा को बचाने का, संरक्षण करने का प्रयास क्या है, तो उस पर जो है वो आर्टिकल है। हर 2-3 महीने में एक बार गंगा जी से रिलेटेड आर्टिकल आता ही है, गंगा नदी को क्लीननेस से रिलेटेड। फिर ग्रीन हशिंग का एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी है कि ये ग्रीन हशिंग क्या है। ये 90% से ज्यादा चांसेस है ग्रीन हशिंग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है। 2 अक्टूबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है तो मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी। दोनों ही लीडर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने के लिए, राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में, और साथ ही साथ हमारी कंट्री को जो है वो गाइड किया कि कैसे हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद किस प्रकार से हमें ग्रो करना है उसके भी गाइडेंस दिए गए। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, राइट। नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, यूनिटी का, सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का। तो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। याद रखिएगा और याद होगा ही आपको। ये एक लॉयर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, और इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर जो है वो उभर कर आए। इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं, जैसे हिंद स्वराज, और उनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर ये उभर कर आए। नॉन वायलेंट पर इन्होंने स्ट्रेस दिया, मास मोबिलाइजेशन पर स्ट्रेस दिया। मास मोबिलाइजेशन मतलब जन आंदोलन, कि लोगों को इकट्ठा करो, मोबिलाइज करो और फिर उससे हम आंदोलन जो है वो करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 का पीरियड था। जलियन वाला बाग जो हत्याकांड था उसके रिस्पॉन्स में था ये इंसिडेंट, और रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में हम लोग को देखने को मिला था। इसमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया। ऐसी सिविल डिसोबीडियंस और सॉल्ट मार्च हम लोग को 1930 का देखने को मिलता है। सॉल्ट मार्च जो है वो दांडी तक जो है वो हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स इंपोज करके रखा था उस पर प्रोटेस्ट किया गया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें मेनली फोकस किया गया था डू और डाई के ऊपर। बट जैसे ही गांधी जी ने बोला डू और डाई, फिर एकदम से उन्होंने बोला कह रहे यार मैंने कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं बोल दिया, चलो लेट्स करेक्ट दैट। उन्होंने बोला कुछ भी करो बट अहिंसक अहिंसक होना चाहिए, करो या मरो। मतलब बात समझ रहे हो, जो करना चाहो वो करो बट आजादी अब चाहिए, करो या मरो। बट एकदम से पॉज एंड फिर बट ध्यान रहे अहिंसा के तहत। तो ये बेसिकली क्या था, लोगों को एक मैसेज दे दिया था कि बेटा तुम अपने दिमाग के सब तार जो है वो खोल लो और कुछ भी करके इस ब्रिटिश रूल को अब खत्म करो, बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे मनमानी। सो गांधी जी ने सत्याग्रह, ट्रुथ फोर्स के ऊपर, अहिंसा, नॉन वायलेंस के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया। उनका नॉन वायलेंट अप्रोच जो था, अहिंसक जो दृष्टिकोण जो हम लोग को देखने को मिला था, उसने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ही ना ही सिर्फ शेप किया बल्कि पूरे दुनिया भर में सिविल राइट्स लीडर जैसे नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो इनको भी इंस्पायर किया, उनको भी प्रेरणा मिली।
गांधी जी जो है उनका असासिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948 को, और इस दिन शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है, मार्टियर्स डे जो है वो मनाया जाता है, उनके सेक्रीफाइस को सम्मानित करते हुए। तो गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका आंसर लिखकर बताओ, अभी के अभी, तुरंत। नेक्स्ट, जैसे हमने गांधी जी के बारे में बात करी, तो ये सब तो बहुत बेसिक फैक्ट्स थे, ये फैक्ट्स तो आपको पता ही होंगे यार, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। शास्त्री जी जो है वो दूसरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने हमारे इंडिया के। अपनी सिंप्लिसिटी, अपने लीडरशिप और अपनी मॉरल इंटीग्रिटी के लिए, नैतिक अखंडता के लिए जाने जाते हैं। 1965 इंडो पाक वॉर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बहुत ही काम और इफेक्टिव लीडरशिप इन्होंने दिखाई, जिसने हमारी कंट्री के मॉरल को जो है वो बूस्ट कर दिया। हमारी कंट्री के अंदर हमारी जो राष्ट्र है उसका मनोबल जो है वो काफी वृद्धि हुई मनोबल में। ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया कि इंडिया को जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। हरित क्रांति में नेशनल इंटीग्रेशन, इन्होंने यूनिटी के ऊपर जो है फोकस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया, सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया कि आत्मनिर्भर बनो। एथिकल गवर्नेंस को इन्होंने प्रमोट किया, नैतिक शासन को। शास्त्री जी ने जो है वो बोला कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स रखने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा इन्होंने रेलवे मिनिस्टर के तौर पर रिजाइन किया था, रेलवे मिनिस्टर के पद से, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है। इन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस एक्सीडेंट की और हाई स्टैंडर्ड सेट किया कि नहीं भाई, अगर सत्ता में है और उस दौरान अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सत्ता में बैठा उसकी है। शास्त्री जी का स्लोगन बहुत ही बढ़िया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन किसका अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको पता ही होगा, शास्त्री जी। तो इन्होंने दोनों की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, सोल्जर्स की भी और फार्मर्स की भी, कि दोनों ही नेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 11 जनवरी 1966 ताशकेंट उज्बेकिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु होती है, और वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था, ताशकेंट की कंट्रोवर्सी, और जिसके बारे में बहुत कम बात जो है वो की जाती है। और आप भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, आपको भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में जो है वो पढ़ना नहीं है, राइट? है, आपको पता होगा शास्त्री जी की कंट्रोवर्सी के बारे में, और सुभाष चंद्र बोस जी भी जो है वो उससे लिंक्ड थे, ऐसी ऐसी भी कुछ खबरें आती हैं, कंफर्म नहीं है उसके बारे में, राइट? वो भी कहा जाता है कि उनका भी शायद वहां पे मूवमेंट रहा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो खुद ही उनकी पूरी लाइफ में जो है वो काफी मिस्टीरियस थे वो, राइट? तो आप जानते हैं इस चीज के बारे में। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया पोस्टमसली, राइट? तो दोनों ही महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी जो है उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को बनाने में बहुत योगदान जो है वो अपना दिया है। और गांधी जी ने नॉन वायलेंस के ऊपर कमिट जो है वो किया था, शास्त्री जी ने आत्मनिर्भर के ऊपर कमिट कमिट किया वो किया था, कमिटेड थे वो, तो दोनों ही थे वैसे तो, दोनों ही आत्मनिर्भरता के ऊपर दोनों ही कमिटेड थे, ठीक है। एनीवेज, तो गाइज लगभग आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड लगातार जो है वो न्यूज आ रही है कि नहीं, कि भाई जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबल बने। ऐसे ही एक न्यूज सामने नजर आई है। अब न्यूज क्या है तो इस पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपकी पूरी चीज A to Z कवर कराता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिसेंटली ये चिंता व्यक्त करी है कि हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बेंगलुरु का जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट है वो पाकिस्तान है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट भड़क गई कि भाई इंडिया के आप किसी पार्ट को पाकिस्तान कैसे बोल रहे हो। तो हालांकि यहाँ पर हुआ यही कि एकदम से जैसी ये घटना घटी, तो उसके बाद हाई कोर्ट के उन जज ने जो है वो अपॉलॉजी करी, माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। पर चिंता तो अभी भी व्यक्त की जा रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जजेस के डिसिप्लिन को लेकर इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 121 जो है वो प्रोहिबिट करता है, बैन करता है, ये लिख लेना। वैसे जो लोग हमारे पेड बैच में, उनको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, पूरी चीज वहां पर करवाई जाती है। तो आर्टिकल 121 में बैन कर दिया गया है पार्लियामेंट्री डिस्कशन को, कि भाई पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जिस प्रकार से कंडक्ट करेंगे, उनका आचरण जो भी होगा उसका डिस्कशन नहीं होगा, एक्सेप्ट रिमूवल मोशन के। यानी कि अगर उनको रिमूव करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसी समय डिस्कशन होगा, वरना बिल्कुल नहीं होगा। आर्टिकल 211 प्रिवेंट करता है सेम स्टेट असेंबलीज को कि वो भी जजेस के कंडक्ट को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, जजेस के आचरण को डिस्कस नहीं करेंगे।
फिर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐसा क्यों किया गया पता है? ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि दोनों अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रहकर काम करें जुडिशरी। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, अच्छा देखो पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो प्रोसेस जो होती है इम्पीचमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए यूज की जाती है। तो इम्पीचमेंट वर्ड जो है ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज किया जाएगा, बाकी दूसरे केसेस में रिमूवल टर्म ही यूज करोगे आप। तो ये बिल्कुल गलत है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होते हैं उसमें दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा, उनकी मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट और वोटिंग होने चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रही है रिमूवल के लिए, बट इंपीचमेंट की प्रोसेस किसके लिए होगी? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है, बट दूसरे जजेस में रिमूवल शब्द यूज होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब जजेस जो है उनको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ उसी ग्राउंड पर, दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब कि अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं और वो प्रूव हो गया है, या फिर अच्छा इसमें पता मिसबिहेवियर का मतलब बदतमीजी नहीं है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जब आप ध्यान से पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो यही सब छोटी छोटी चीजें गहराई से बताई जाती हैं। जनरली काफी सारी जगहों पे आप देखोगे कि सिर्फ एक बार पढ़ा है और निकल गए आगे, इम्प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी याद रख लो। भाई प्रूव मिसबिहेवियर क्या है? मिसबिहेवियर का मतलब तो आम आम भाषा में वो होता है कि बदतमीजी कर दी, यहाँ पे वो बदतमीजी नहीं है। मिसबिहेवियर में करप्शन आता है, पता है आपको, और भी काफी सारी चीजें आती है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तब आपको चीज समझ में आएंगी, राइट। इनकैपेसिटी की भाई वो क्षमता नहीं है उनकी काम करने की, अक्षमता है। तो ये चीज हम लोग को देखने होती है। तो ये दो ग्राउंड्स होते हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर जजेस को रिमूव किया जा सकता है, सिर्फ ये दो ग्राउंड्स के आधार पर। प्रोसीजर क्या होता है जजेस के रिमूवल का? तो जजेस जो है वो रिमूव किए जाते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो बिल पास होता है, मतलब वही रिमूवल मोशन पास होता है। ग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर जजेस को निकालना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए 100 लोकसभा या फिर 50 राज्यसभा के मेंबर्स के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर स्पीकर या चेयरमैन जो है वो एडमिट करते हैं। फिर एक 3 मेंबर की कमेटी होगी जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर गिल्टी पाया जाता है जज, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिमूव कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट जुडिशियल एक्शन जो है वो ले सकती है, जैसे कि 2017 में हम लोग को देखने को मिला जब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जो है उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है वो दोषी करार किया गया, आरोप लगाए गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की तौहीन करना, कोर्ट की अवमानना करना। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम रिकमेंड करता है कि ट्रांसफर किया जाए हाई कोर्ट जजेस को। और ये ओपिक प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये एक डिसिप्लिनरी टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर होता है, बंद दरवाजे में पूरी केस की इंक्वायरी जो है होती है, जिसमें 3 मेंबर की कमेटी जो है वो बैठती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशियल मिसकंडक्ट को। जजेस को एडवाइस किया जाता है कि वो रिजाइन कर लें या फिर रिटायर हो जाए वॉलंटरली। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो सीजीआई जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट को कि उन्हें जो है वो जुडिशियल वर्क ना दिया जाए अब। और एक एथिकल कोड हम लोग को देखने को मिलता है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। इसके अंदर 16 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलता है जो ये बोलते हैं कि भाई जजेस को किस प्रकार से कंडक्ट करना है, कैसा उनका आचरण होना चाहिए, जिससे कि वो फेयर और डिसिप्लिन में रहे। अब इंटरनेशनल मॉडल्स भी हम लोग को जुडिशियल डिसिप्लिन के देखने को मिलते हैं, जैसे कि ल्यूथियाना का मॉडल एक है, जर्मनी का है, स्कॉटलैंड का है, बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कि जुडिशरी को जो है वो किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए। फिर इंडिया के अंदर जुडिशियल डिसिप्लिन को लेकर प्रपोजल रखा गया है, जैसे नेशनल जुडिशियल काउंसिल, ये इन्होंने जजेस इंक्वायरी बिल 2006 जो है वो इसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंक्वायरी करने के लिए कि भाई अगर कहीं पर किसी प्रकार से कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है, कदाचार हो रहा है, न्यायिक कदाचार, जुडिशियल मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए। फिर ऐसे ही हम लोग को देखने को मिला कि जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 जो है, जिसने नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी और कंप्लेंट्स स्क्रूटनी पैनल जो है वो प्रपोज किया कि जहां पर कंप्लेंट जो है वो की जा सके जुडिशियल मिसकंडक्ट के तहत। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है वो लाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लाई गई, जजेस को जो है वो कैसे रहना है इंडिया के अंदर। तो ये सब चीजें, एसेट डिक्लेरेशन और ट्रांसपेरेंसी, जिससे रिलेटेड कल ही हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया।
ट्रेनिंग मैंडेटरी होना चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्पेशली एथिकल ट्रेनिंग्स वगैरह, तो वो सब चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब देखो गाइस, ये जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का टॉपिक है, या फिर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि हमारा जो संविधान बना है और उसमें जो सिद्धांत जितने भी बनाए गए हैं तो कैसे इवॉल्व होकर आए। तो मुझे आप लोग को ये टॉपिक समझाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ऑलरेडी तुरंत ये सुनते सही ही आ जाना चाहिए कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिन्होंने हमें हमारे संविधान को बनाया, उनने क्या चीज देखी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो लोगों, मतलब ऐसे दमनकारी जो कानून थे, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर वाले जो कानून थे, उनको हटाना है, लोगों के हित के लिए कानून बनाना है। इक्वलिटी पर स्ट्रेस दिया गया, समानता पर स्ट्रेस दिया गया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर स्ट्रेस दिया गया कि सभी की आवाज जो है वो सुनी जाए। वल्नरेबल सोसाइटी, पिछड़ा जो वर्ग है उस पर फोकस किया गया। इंटरनेशनली जो भी घटना घटी गई हो उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद कि इंडिया के अंदर इस प्रकार का हाल ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो उभर कर आया है, तो उस पर कोई भी ऐसी पीढ़ी जो है वो दावा नहीं कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन जो है वो उनके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई। ये सबने मिलकर जो है वो तैयार किया। अरे अभी ये हुआ, ये था कि एमके नाम्बियर मेमोरियल लेक्चर हुआ था, एक मेमोरियल में लेक्चर एक हम लोग को देखने को मिला था, उस दौरान डिस्कशन हुआ था और इसी समय इन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई, जिस समय हमारे ऑनरेबल सीजेआई ने जो है वो इसी चीज के बारे में फोकस किया कि भाई इंडिया जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों है भैया, आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अगर आपने पॉलिटी को ध्यान से पढ़ा है तो ये अक्सर मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों बोलते हैं इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों जो है वो इसको एक जीवित साधन का नाम जो है वो दिया जाता है या रूप इसको दिया जाता है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। भाई कोर्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीजों को समय समय पर इंटरप्रेट करती रहती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पीरियड पे, है ना, जिस प्रकार से हम लोग को चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। हर एक जनरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अपने यूनिक सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ा है। भाई जैसे जैसे पीढ़ियां बीती गई हैं तो कोई भी पीढ़ी ये नहीं कह सकती कि ये इस पीढ़ी ने जो है वो क्लेम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्लेम सभी के ऊपर है, सभी पीढ़ियों के ऊपर है, हर एक वर्ग के ऊपर है। जैसे आज की डेट में डिजिटलाइजेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो उस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए हैं, उस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, पढ़ा गया है। यस, तो वो चीजें हैं। अब ओरिजिनलिज्म के साथ रहना है हम लोग को, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। याद आ रहा है आपको, ये सब चीजें आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक एनसीईआरटीज में भी ये सब चीजें दी हुई हैं। इंडिया जो इवॉल्व हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो उभरता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनलिज्म के साथ, जहां पर इंटेंट जो था फ्रेमर्स का, वो उस समय ये था कि राइटिंग को प्रायोरिटाइज जो है वो दिया जाए। तो अब देखो, ओरिजिनलिज्म जो होता है वो रिजिड होता है, बट हम क्या करते हैं, ओरिजिनलिज्म के साथ रहकर भी फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं। इसीलिए तो बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं की जाएंगी, वो एज इट इज ओरिजिनल रहेंगी, बाकी दूसरी चीजों पर आप अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिल रही है। बस यही है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर समझने वाला कोई पॉइंट। हम लोग को सिटीजन्स के अधिकार को सेफगार्ड करना है, राइट। हमारा डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूम क्रिएट करता है कि इनोवेटिव लीगल इंटरप्रिटेशन लाई जाए, कि नई नई चीजें, जैसे जो आज की डेट के जो चैलेंजेस जो हम लोग को देखने को मिले, जो मैंने भी आपको बताया, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल राइट्स, वही सेम चीज है और कुछ नहीं है। देखो नए चैलेंजेस, साइबर लॉज, डेटा प्राइवेसी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को देखें तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। बट हाँ, कुछ चीजों को छेड़ना नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की बात जो है वो नहीं की गई है, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करके रखती है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अमेंडमेंट, रिजिडिटी मतलब कि जिस पर अमेंडमेंट नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, जो यहाँ पे लिखा नहीं है। वैसे आर्टिकल 368 के तहत हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन किया जाता है,
गोलकनाथ केस हम लोग को 1967 का जो है वो देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करेंगी। केशव नंद भारती केस के अंदर हम लोग को ये आ गया भैया, देखो केशव नंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश की गई, वही सेम चीज। तो इतना सा पढ़ते सही थी आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ी है तो, अगर नहीं हो रही है पॉइंट तो आपने ढंग से नहीं पढ़ी है चीजें। तो डिफरेंस क्या है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये आप मुझे तीन तीन पॉइंट्स में आप बताएंगे कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पॉइंट्स और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पॉइंट्स डिफरेंसेस वाले। कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएंगे आप लोग। अब देखो 57th एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बैठी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, जिसने रिसेंटली काफी सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। मेन ऑब्जेक्टिव यही कि भाई गंगा नदी को जो है वो साफ करना है, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है महाकुंभ 2025 के दौरान स्पेशली, क्योंकि वहां पर काफी पॉपुलेशन आएगी। तो पॉपुलेशन वहां पर पॉल्यूशन ना करे, गंदगी ना करे, तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का टारगेट सीवेज मैनेजमेंट के ऊपर है, पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के ऊपर है, जिसमें 1062 करोड़ रुपए लगाने की बात की गई है। सबसे पहले तो इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलेगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, जो सैंक्शन किया गया है। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो कथियार के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो तैयार किए जाएंगे। अब ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अलीगढ़ के अंदर कितना लगाया है, कहाँ पे कितना लगाया है, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है, गंगा नदी को साफ करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, बस ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। महाकुंभ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, 2025 में महाकुंभ हम लोग को देखने को मिलेगा। 30 करोड़ रुपए आईईसी प्रोजेक्ट के लिए लगाए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए महाकुंभ 2025 के अंदर। इसके अंदर मूरल आर्ट की पेंटिंग होगी, मूरल आर्ट भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट माई सिटी कैंपेन क्वेश्चन आ सकता है, पेंट माई सिटी कैंपेन जो है वो किससे रिलेटेड है, महाकुंभ 2025 से रिलेटेड। 25 दिन का एग्जीबिशन लगेगा जिसमें शोकेस किया जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम के अचीवमेंट्स को। 1500 से भी ज्यादा गंगा सेवा दूत जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए, यानी कि कुछ एजेंट्स होंगे जो पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, 1500 से ज्यादा। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग मैन पावर फॉर पोल्यूशन इन्वेंटरी असेसमेंट एंड सर्वेलांस प्रोजेक्ट, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मैन पावर को और बढ़ाया जा रहा है, राइट। पोल्यूशन इन्वेंटरी करने के लिए, पोल्यूशन को कैसे खत्म करना है, उसका आकलन कैसे करना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, तो उसके लिए और लोगों को बढ़ाया जाएगा। 90 नए टेक्निकल पोजीशन जो है वो स्टैब्लिश की जा रही हैं, शामिल की जा रही हैं डेटा कलेक्शन के लिए स्पेशली। स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर, ये हम लोग को देखने को मिल रही है, 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डेनमार्क, ये आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क के हम लोग को कोलैबोरेशन के साथ जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, टर्टल और घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो लखनऊ का कुकरेल घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उसको 2 करोड़ रुपए मिले जाएंगे एक्सपेंशन के लिए, टर्टल और घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो 2011 में इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था, गंगा नदी को साफ करने के ऑब्जेक्टिव से। और 2016 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो थी उसको हटाया गया, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने पूरी तरह से नेशनल गंगा काउंसिल के इम्प्लीमेंटेशन का काम करना शुरू किया, यानी कि काउंसिल जो भी चीज बोलती है तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसके हेड होते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंश्योर करना कि प्रॉपर गंगा नदी का प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट हो। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके 2 टियर मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक तो गवर्निंग काउंसिल जो मैंने आपको बता दिया, नेशनल गंगा काउंसिल, और दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी एक हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके हेड जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब इसके ऊपर जो देखो सबसे ऊपर होती है नेशनल गंगा काउंसिल जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बेसिकली ऑफिस वर्क के लिए और एक फील्ड वर्क के लिए। बस इतना सा बस ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं। नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था, 20,000 करोड़ का बजट इसका था। नमामि गंगे एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, गंगा नदी को पोल्यूशन फ्री करना और उसको प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना, सरफेस क्लीन करना, एफॉरेस्टेशन करना, पेड़ लगाना, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना,
रिवर सरफेस को क्लीन करना, पेड़ पौधे लगाना, बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना और मॉनिटर करना इंडस्ट्री से निकलने वाले जो गंदगी जो होती है वो पानी में तो नहीं जा रही। रिवर फ्रंट को डेवलप करना, बेहतर बनाना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, अच्छी दिखेगा तो। गंगा ग्राम विलेजेस जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा कि जिससे कि पार्टिसिपेशन हो कम्युनिटी का। चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पर प्रॉपर डेटा नहीं है, इसलिए अभी प्रॉपर डेटा को बढ़ाने के लिए और बजट एलोकेट किया गया है। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज जो है, छोटी नदियां, गोमती नदियां, जहां पर लो ऑक्सीजन लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन के कारण, उनको निगलेक्ट किया हुआ है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अभी भी काफी ज्यादा है और पैसे की अभी भी काफी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो प्रॉब्लम्स होती है वही इसकी पूरी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ग्रीन हशिंग। अब 80-90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले समझ लो ये ग्रीन हशिंग है क्या। जब कंपनी जानबूझकर अंडर रिपोर्ट करती है या इंफॉर्मेशन को अपने पास रखती है या छुपाती है एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के बारे में, तब उसको ग्रीन हशिंग कहते हैं। ऐसी फर्म जो है वो किसी प्रकार से ग्रीन एफर्ट्स को प्रमोट जो है वो नहीं करती और चुप रहती है फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स को लेकर। ठीक है, डिस्पाइट मेकिंग टेंजिबल प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस करने के बावजूद भी वो चुप रहती है। तो रिसेंटली काफी सारी कंपनी हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रही है जो कि बन चुकी है कार्बन न्यूट्रल सर्टिफाइड, बट अभी भी वो चुप है, साइलेंट है एनवायरमेंटल अचीवमेंट्स को लेकर। और इस ट्रेंड को बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन हशिंग। मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है, पता है। एक होता है ग्रीन वॉशिंग, राइट। ग्रीन वॉशिंग में हम लोग को ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर अक्सर देखने को मिलता है, वो नेगेटिव टर्म होता है ग्रीन वॉशिंग। इसमें जो है वो बैंक की बैलेंस शीट जो होती है उसको ये लोग वो कर देते हैं, मतलब लोन्स को जो है वो, मतलब दोबारा से जो है वो लोन प्रोवाइड कराकर, सामने वाले व्यक्ति को एक्स्ट्रा लोन जो है वो प्रोवाइड कराकर उसके प्रीवियस लोन को जो है वो क्लोज करके बैलेंस शीट को अच्छा दिखाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ये है ग्रीन हशिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि कंपनीज जो होती हैं वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, बट वो चुप रहती है, कभी बताती नहीं है। तो ये है ग्रीन हशिंग, कि काम करो और चुप रहो। तो ग्रीन हशिंग जो है वो बहुत कॉमन है काफी सारे सेक्टर्स के अंदर, और ये रिपोर्ट आई है स्विस क्लाइमेट कंसल्टेंसी की तरफ से। तो समझ में आ गया आपको ग्रीन हशिंग क्या है। तो रीजन क्या होता है ग्रीन हशिंग के पीछे का, तो कंपनी जैसे कि यूएसए के अंदर जो है उनके ऊपर जो है वो कई बार कार्रवाई की जा रही है, राइट। अगर वो अपीयर हो रहे हैं कि भाई वो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर शेयर होल्डर प्रॉफिट, तो उनके ऊपर कई बार केसेस जो है वो फाइल कर दिए जाते हैं। तो ये लीगल रिस्क को अवॉइड करने के लिए चुपचाप रहते हैं कि भाई पता लगे ये बोलना शुरू कर दे तो नजरें सबकी इनके ऊपर आ जाएंगी ना, और हल्का से भी इनने गलती करी तो लो भाई केस लो। ये वाली चीज है मेनली। तो ऐसा नहीं है, अब देखो कोई भी कंपनी अगर एनवायरमेंट के लिए अच्छा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टंका तो पीटना उसका बनता ही है। जैसे कि मेरे ख्याल से, मैं किसी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक नाम लेना चाहूंगा, मामा अर्थ करके। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अगर आपने यूज किए हैं तो उनका एक ऐड रहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे मामा अर्थ का, तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिया तो आपके नाम का एक पेड़ जो है वो उगाया जाएगा। ऐसे ही था ना कुछ मेरे ख्याल से मामा अर्थ को लेकर, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या प्रमोट कर रहे थे कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो, उससे आप एनवायरमेंट को भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये एक मार्केटिंग का जरिया है। अब यहाँ पर भी कंपनीज कर रही हैं, बट वो प्रमोट नहीं कर रही, क्यों? उनको डर लग रहा है कि कहीं चेकिंग हो गई और कहीं हम फुलफिल नहीं कर पाए जो हमारे कमिटमेंट्स हैं एनवायरमेंट को लेकर, तो हमारी रेपुटेशन मार्केट में और डाउन हो सकती है। यस, कम ऑन, किसी की भी गलती के कारण ये इश्यूज है वो हो सकते हैं, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ कंजर्वेटिव रीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के खिलाफ हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार केसेस जो है वो फाइल हो जाते हैं। कंपनी जो है वो अवॉइड करती है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी स्क्रूटनी को, साइलेंट चूज करके कि भाई हम साइलेंट रहेंगे तो हमारे ऊपर जांच नहीं होगी। अगर हमने बोल दिया कि भाई हम एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो पता लगे जांच होना शुरू हो जाए और कहीं कुछ गड़बड़ी निकली हल्की फुल्की, तो बस बैंड बज गई। काफी सारे कंज्यूमर जो है वो आज भी ये मानते हैं कि ग्रीन प्रोडक्ट जो है वो लोअर क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है। कंपनीज इसलिए अवॉइड करती है प्रमोट करना अपने सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स को, ये प्रिवेंट करने के लिए, ये मिसकंसेप्शन कि उनकी ब्रांड इमेज हार्म ना हो, और फ्यूचर कमिटमेंट को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, चुपचाप रहती है, और कंपनी जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को जो है वो इवेट, मतलब वो बोलती है कि नहीं भाई फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए चुप ही बैठो, उससे ज्यादा बेटर है। बिजनेस हम लोग को टूरिज्म के अंदर होता है वो अवॉइड करता है ये कम्युनिकेट करना कि उनकी एनवायरमेंटल प्रयास जो है वो कैसे जो अलाउ करते हैं गेस्ट को कि वो इंडल्ज हो बिना चिंता किए क्लाइमेट इश्यूज के बारे में।
कंपनीज जो है वो सस्टेनेबिलिटी मेजर्स जो है वो लेती है बिहाइंड द सीन, मेंटेन करने के लिए एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट अपने कस्टमर्स के लिए। तो ग्रीन वॉशिंग एक्यूजिशन का डर हम लोग को, आरोप का डर हम लोग को देखने को मिलता है। जब भी एक कंपनी जो है उसके ऊपर आरोप जो है वो लगाए जाते हैं कि वो मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को एनवायरमेंटल क्रेडेंशियल पेश कर रहे हो, यानी कि आप अपनी अपने प्रमोशन करने के लिए ऐसी चीजें जो है वो कर रहे हो, लाओ दिखाओ जांच कराओ, तो कंपनी का भी टाइम वेस्ट होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब वो कंपनीज का नाम बार बार इस प्रकार से मीडिया में उछाला जाएगा तो कंपनीज की ब्रांड इमेज जो है वो खराब होगी, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। तो इस प्रकार से पब्लिक क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए कंपनी जो है वो सोचती है कि चुप ही रहो भाई। और काफी सारे कंज्यूमर्स अवेयर भी नहीं है कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, वो बात भी नहीं करते हैं। तो छोड़ा जाता है, मतलब इसको बोला नहीं जाता कि चुपचाप करो भाई। ठीक है। अब कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स पर कंपनी क्यों फोकस करी है? तो कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन हेल्प करता है कंपनीज को कि वो कॉम्पिटिटर से जो है वो अलग हो जाए, और वो टैलेंटेड एम्प्लॉय को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। बेटर फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग उनको जो है वो मिल जाती है, बट वो फिर भी पब्लिक के बीच में साइलेंट रहते हैं। ठीक है। कुछ कंपनी जो है वो कार्बन न्यूट्रल को जो है वो बिल्डअप करती हैं अपने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, पब्लिक परसेप्शन इंप्रूव करने के लिए। इसमें एथिकल कमिटमेंट भी होता है कि भाई ये कंपनी एनवायरनमेंट के लिए जो है वो अच्छा काम कर रही है। बट चिंता भी है ग्रीन हैशिंग से रिलेटेड। एक रीसेंट रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि 58% कंपनी का सर्वे किया गया, वो अपने कम्युनिकेशन जो है क्लाइमेट एफर्ट से रिलेटेड जो है वो रिड्यूस कर रही है, क्योंकि रेगुलेशन और स्क्रूटनी स्क्रूटनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि हम एनवायरमेंट के लिए इतना कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट डे जो है वो एजेंसी आ गई, गवर्नमेंट एजेंसी ऑडिट करने के लिए, बस तो पब्लिक के बीच में क्या रहेगा, इस कंपनी के ऊपर जो है वो इस एजेंसी का छापा पड़ा। अब छापे में क्या निकला क्या नहीं निकला वो तो पता नहीं, बट छापा पड़ गया मतलब दैट मीन्स कि हेडलाइन आ गई, हेडलाइन पढ़ के कॉमन पब्लिक आगे बढ़ गई। उससे डिटेल में पढ़ा नहीं कि छापे में कुछ नहीं मिला, छापे में सब चीज रिपोर्ट सही है, बस रेपुटेशन खराब। बोलो हाँ या ना? ट्रांसपेरेंसी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है, ग्रीन हैशिंग जो है वो स्लो करती है ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस ही नहीं होगी तो क्या होगा, डोमिनो इफेक्ट। ये डर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इस स्क्रूटनी का, राइट, किसी रीजन में, यानी कि जांच पड़ताल का किसी रीजन में या इंडस्ट्रीज में, तो अब प्रयास ही नहीं होता, फिर दूसरी कंपनीज भी जो है वो दूर हट जाती है, बोलती है कि हम भी नहीं करेंगे। भाई अगर एक बड़ी कंपनी नहीं कर रही तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी छोटी कंपनीज है उसकी कॉम्पिटिटर भी नहीं करेंगे। कंज्यूमर के ऊपर इंपैक्ट जो है वो पड़ता है इसका, कंज्यूमर के पास अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है? तो सोल्यूशन सबसे बड़ा यही है भाई कि रूल्स रेगुलेशन जो है ना वो थोड़े से रिलैक्स करके बनाए जाए। और जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं, कंपनी अपने कंप्लायंसेस जो है वो फाइल करती है कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू अपने, है ना? तो ये किया जाए कि ये रेगुलर बेसिस पर बस ये अपनी ऑडिटिंग देते रहे और अपना प्रमोशन भी करते रहे, क्योंकि प्रमोशन करना जरूरी है। प्रमोशन करेंगे तभी तो कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी, राइट, कि भाई जो जो वो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट है। यार मुझे तो पता है मुझे तो जनरली अच्छा लग रहा है कि आजकल जैसे जब भी मैं देखता हूँ ना कोई प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नजर आता है और वो ब्रांडिंग के साथ नजर आता है, तो मुझे वो काफी अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। अंदर से एक फील आता है कि हाँ यार चलो ये कंपनी कितनी अच्छी है यार, एनवायरमेंट के लिए अच्छा करी। जैसे मैंने अभी बीच में ही बताया था आपको कि मैंने एक रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया, उनकी पैकेजिंग में क्लियरली लिखा हुआ था कि ये पूरा पैकेट जो है वो बायोडिग्रेडेबल उससे बना हुआ है। और वाकई में यार बहुत बढ़िया लगा था मुझे। और फूड भी मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर रेस्टोरेंट उन्हीं के जितना फूड था, मतलब उन्होंने अपनी पैकेजिंग पे खर्चा किया है और बहुत बढ़िया था। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका नाम जो है वो लिखा हुआ था कि ये क्या है, वेज है या नॉन वेज है, क्या प्रोडक्ट है, चटनी है या राइस है या क्या है, ऊपर उसमें प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा होता है, यानी कि बॉक्स के ऊपर। कितना बढ़िया था, हाइजीन लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, अच्छा लगता है। अब प्रोजेक्ट उद्भव एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की एंशियंट मिलिट्री नॉलेज जो है उसको मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना, राइट, मतलब एकीकृत करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरे के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चाणक्य का अर्थशास्त्र और थिरुकुरल, इनको जो है वो शामिल करने की बात की जा रही है करिकुलम के अंदर, और जिससे कि एंशियंट नॉलेज जो है वो मॉडर्न मिलिट्री एथिक्स और स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो लिंक अप होगा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट एशिया पावर इंडेक्स 2024 हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है वो जापान को क्रॉस करके तीसरी लार्जेस्ट पावर एशिया के अंदर बन गई है 2024 के एशिया पावर इंडेक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का स्कोर जो है वो फ्यूचर रिसोर्सेज में जो है वो इंक्रीज हुआ है 8.2% या 8.2 पॉइंट से। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक काफी अच्छी है, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया के पास है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। और एशिया पावर इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है लॉई इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यही इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का 120 वर्ड्स में आंसर देने की। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।